I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are current account, capital account, significance of current account, and significance of capital account. Next is components of balance of payment account. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट और इसमें एक और कंपोनेंट है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो इन सभी को हम आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में हम क्या शामिल करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इट। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स receipts and payments of foreign exchange on account of such transactions which do not impact the asset and liability status of the country। करंट अकाउंट में हम फॉरेन एक्सचेंज की उन रिसिप्ट और पेमेंट को शामिल करते हैं जो उन ट्रांजैक्शंस की वजह से होते हैं जिनकी वजह से देश की एसेट्स या लाइबिलिटीज़ के स्टेटस में कोई भी बदलाव नहीं आता है। मीन्स देयर इज़ नो चेंज इन द स्टेटस ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ऑफ अ कंट्री। उन ट्रांजैक्शंस को हम शामिल करते हैं करंट अकाउंट में। तो जो कंपोनेंट्स हैं करंट अकाउंट के, उसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं। करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम शामिल करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब इसमें हम विजिबल ट्रेड को शामिल करते हैं। दूसरा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसको हम इनविजिबल ट्रेड भी कहते हैं, इसको भी करंट अकाउंट में शामिल किया जाता है। और तीसरा है करंट ट्रांसफर्स, मतलब जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं, जैसे गिफ्ट है, डोनेशंस हैं, चैरिटी है, तो इसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में हम विजिबल ट्रेड को लेते हैं, इनविजिबल ट्रेड को लेते हैं और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को लेते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो करंट अकाउंट है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड से बड़ा होता है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर विजिबल ट्रेड इसका सिर्फ एक कंपोनेंट है और विजिबल ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो करंट अकाउंट का एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब कि विजिबल ट्रेड क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के जो डिफरेंस है या इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। Therefore, you need to remember that balance of trade is just a part of current account of balance of payment account। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का एक छोटा सा हिस्सा होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि इसमें हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ साथ इनविजिबल ट्रेड को भी शामिल करते हैं और साथ में करंट ट्रांसफर्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, इसको हम इनविजिबल ट्रेड भी कहते हैं। तो जैसा हमने एक वर्ड यहाँ यूज़ किया सर्विसेज, तो सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, इसीलिए हम इनको जो है वो देख नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट सी देम क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। सर्विसेज जो हैं वो दो हिस्सों में हम इनको क्लासीफाई करते हैं, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज को जो इनकम मिलती है उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं, और फैक्टर इनकम को फर्दर हम डिवाइड करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड इन्वेस्टमेंट इनकम में।
इन्वेस्टमेंट इनकम में हम शामिल करते हैं इनकम फ्रॉम रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, इसको इन्वेस्टमेंट इनकम कहा जाता है। और करंट ट्रांसफर्स को हम यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी बोलते हैं, और इसमें हम शामिल करते हैं गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड जो होता है, इन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। तो इनविजिबल जो ट्रेड होता है वो भी हिस्सा होता है करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो आप डिस्कस करेंगे कि करंट अकाउंट का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस इट रिवील एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस को रिवील करते हैं। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स। तो जो नेट एक्सपोर्ट है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ये डोमेस्टिक इकोनॉमी का जो एग्रीगेट डिमांड होता है उसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो एक तरह से करंट अकाउंट हमें एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट के बारे में भी जानकारी देता है। दूसरा है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस इट रिवील्स नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो करंट अकाउंट की जो ट्रांजेक्शंस हैं उसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो एक तरह से नेशनल इनकम के कंपोनेंट के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है करंट अकाउंट से। एंड बिकॉज ऑफ देयर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड, जो करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, these transactions impact the level of output and employment in the domestic economy। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट है, मतलब जो नेट एक्सपोर्ट्स है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पर इकोनॉमी में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि करंट अकाउंट के जो कंपोनेंट हैं वो इकोनॉमी में लेवल ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट दोनों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो जो कैपिटल अकाउंट है इट रिकॉर्ड्स receipts and payments of such transactions which causes an impact on assets and liability status of a country। तो कैपिटल अकाउंट में उन ट्रांजैक्शंस को शामिल किया जाता है जो देश की एसेट्स और लाइबिलिटी के स्टेटस को प्रभावित करते हैं। जो एसेट्स और लाइबिलिटीज में कमी या वृद्धि करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस की वजह से होने वाली जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है फॉरेन एक्सचेंज की, उसको हम इसमें शामिल करते हैं करंट अकाउंट में। और जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं दिस लीड टू द फ्यूचर क्लेम्स। मतलब ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको हम फ्यूचर में क्लेम करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट आर, नंबर वन इज बोरोइंग। बोरोइंग में हम दो चीज़ों को शामिल करते हैं। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, जो कॉमर्शियल बोरोइंग होती है। एक्सटर्नल मतलब विदेशों से ली गई, बाहरी क्षेत्रों से ली गई, शेष विश्व क्षेत्र से ली गई जो बोरोइंग है, उसको हम इसमें शामिल करते हैं। और ये कौन सी बोरोइंग होती है? कॉमर्शियल बोरोइंग। कॉमर्शियल बोरोइंग्स वो बोरोइंग्स होती हैं जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे की जाती हैं। तो इन कॉमर्शियल बोरोइंग्स को हम शामिल करते हैं बोरोइंग्स में। और बोरोइंग का दूसरा पार्ट होता है एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब है कि जो शेष विश्व क्षेत्र से एक तरह से हेल्प के रूप में हमें मिला है, उसमें उन फंड्स पर जो है वो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, लेकिन वो बहुत कम रहता है एज कंपेयर टू मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट।
तो आपको ये याद रखना है कि बोरोइंग में हम दो चीज़ों को शामिल करते हैं, एक तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को लिया जाता है और दूसरा एक्सटर्नल असिस्टेंस को लिया जाता है। एक्सटर्नल असिस्टेंस जो है वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होती है, जबकि कमर्शियल बोरोइंग जो है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होती हैं। अगला कंपोनेंट जो हम कैपिटल अकाउंट में शामिल करते हैं वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हम दो चीज़ों को शामिल करते हैं, एफडीआई एंड एफआईआई। इन दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट को इसमें शामिल किया जाता है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसका कंट्रोल, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सब इन्वेस्टर के अपने हाथ में होता है, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट का जो मैनेजमेंट है, ऑपरेशन है या कंट्रोल है, वो इन्वेस्टर के हाथ में नहीं होता है। जैसे किसी शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के, तो उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है या कंट्रोल है वो उस आदमी के हाथ में नहीं आ जाता जिसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसको भी शामिल करते हैं हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इसमें शामिल किया जाता है। अगला है एनआरआई डिपॉजिट्स। तो जो एनआरआईज हैं उनके डिपॉजिट्स को भी हम कहाँ शामिल करते हैं, कैपिटल अकाउंट में शामिल करते हैं। और उसके बाद हम बैंकिंग कैपिटल को लेते हैं इसमें, अदर देन द एनआरआई डिपॉजिट्स। तो बैंकिंग कैपिटल भी कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होता है। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट जो होते हैं, जो थोड़े टाइम समय के लिए जो है वो ट्रेड क्रेडिट्स लिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट जो होते हैं, उसको भी हम कैपिटल अकाउंट में शामिल करते हैं। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का महत्व क्या है, इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो जो कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं उससे हमें बोरोइंग्स के बारे में जानकारी मिलती है कि हमने शेष विश्व क्षेत्र से कितनी बोरोइंग्स की हुई हैं। एंड इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। और ये क्या है, ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो कितनी बैकवर्ड है। मतलब अगर हमारी जो बोरोइंग है फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी ज़्यादा बैकवर्ड है। और अगर बोरोइंग कम है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो कंपैरेटिवली कम बैकवर्ड है। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सोर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी शामिल करते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो हमारे देश में कितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुए हैं उसका डाटा हमें मिलता है कैपिटल अकाउंट से। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी का मार्केट पोटेंशियल कितना है। इट रिवील्स द मार्केट पोटेंशियल ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। जितना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में होगा इसका मतलब है हमारा जो मार्केट पोटेंशियल है उतना ही ज़्यादा है। और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है तो इसका मतलब है हमारा जो मार्केट पोटेंशियल है वो भी कम है। सो इट आल्सो रिवील्स डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड फॉर आवर जीडीपी ग्रोथ। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि हम अपनी जीडीपी ग्रोथ के लिए कितना डिपेंड हैं हम दूसरे देशों पर। जैसे हमारे देश में मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। मेक इन इंडिया इज़ ऑल अबाउट व्हाट, अट्रैक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम देश में लेकर आएँ ताकि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बने, यहाँ हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो, सरकार का रेवेन्यू बढ़े टैक्सेस से, और साथ ही हमारे लोगों को रोज़गार भी मिले। प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा इकोनॉमी में तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। तो इस तरह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ये भी साथ में
प्रकट करते हैं कि हमारा विदेशों पर कितना डिपेंडेंस है अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, दे डू नॉट कॉज एनी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। कैपिटल अकाउंट के जो ट्रांजैक्शन हैं वो इकोनॉमी में लेवल ऑफ आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट पर कोई भी डायरेक्ट प्रभाव नहीं डालते हैं, बल्कि ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं दी जस्ट रिवील द एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी। हमारे देश का एसेट लायबिलिटी स्टेटस क्या है उसके बारे में ये जानकारी मिलती है हमें कैपिटल अकाउंट से। So this was the significance of capital account. I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that others can also be benefited from this. Thank you.